देखो बेटा, आज हमारा फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इट इज योर फोर्थ चैप्टर। तो सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो डेफिनेशन यदि हम देखें केमिकल काइनेटिक्स की, तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ स्पीड एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताती है। स्पीड का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है, वो आपकी केमिकल काइनेटिक्स होती है। और फैक्टर्स के बारे में बताती है कि आप किस तरीके से किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या कंसीडर कर सकते हो, स्पीड ऑफ रिएक्शन। The rate of reaction is the change in the concentration of reactant or product with respect to time. बट आपका एक रिएक्टेंट होता है, एक आपका क्या होता है रिएक्टेंट, ठीक है, और एक आपका क्या होता है प्रोडक्ट। जो आपका रिएक्टेंट होता है वो घटता है टाइम के अकॉर्डिंग। रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट आपका क्या होता है इंक्रीज होता है। रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका इंक्रीज। तो कितना आपका रिएक्टेंट डिक्रीज या इंक्रीज होता है, सॉरी कितना आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स यदि आपका रिएक्टेंट ज्यादा डिक्रीज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, मीन्स आपकी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, या आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहा है, ज्यादा बन रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपकी स्पीड क्या है रिएक्शन की ज्यादा है। यदि रिएक्टेंट कम डिक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपकी रिएक्शन की स्पीड क्या है कम है। तो कितना आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो एक्सप्लेन करती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को। दैट एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है रिएक्टेंट की, डिवाइड जितना आपने टाइम लिया, वो क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। यदि आप रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट आपका कितनी कंसंट्रेशन कितनी घटती है डिवाइड बाय टाइम टेकन। और यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के तौर पे देखोगे, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। कि आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट कितना इंक्रीज होता है डिवाइड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के दो फार्मूले हो गए। ऊपर वाला डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप ले सकते हो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे दिखाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डी आर बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। डेल्टा आर का मतलब क्या होता है रिएक्टेंट का चेंज होना घटना, डिवाइड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। यहाँ पर जो ये माइनस का साइन है ये लिख रखा, ये दिखाता है कि आपका रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। आपका रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है डिक्रीज। या आप क्या दिखा सकते हो प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। इंक्रीज इन प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये सारी चीजें क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बोलता है माइनस साइन इंडिकेट दैट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। माइनस ये इंडिकेट करता है कि आपका रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और टाइम के अकॉर्डिंग आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है बढ़ती है। प्लस का साइन ये डिनोट करता है। आपसे यूनिट पूछे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट होता क्या है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। भाई रेट किसी की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो आप क्या ले सकते हो यूनिट, कंसंट्रेशन की हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, टाइम हो जाएगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकंड। पहले इसमें कोई डाउट हो तो बताओ इस पे। अब देखो बेटा,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आप पहले से ही परिचित हो कि इंस्टेंटेनियस, व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस होता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो आपकी स्पीड है रिएक्शन की या रेट ऑफ रिएक्शन है, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पे जो भी रेट होगा रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी देखो बेटा, it is the rate of change of any concentration of any reactant or product at a specific instant of time। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी रेट होगी, जो स्पीड होगी, वो क्या होगी? आपकी इंस्टेंटेनियस। आपने पढ़ा होगा ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी आपकी रिएक्शन की, जो रेट होगा आपकी रिएक्शन का, वो क्या कहलाएगा? आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। या छोटी डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फार्मूला क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस का? डी आर अपॉन डी टी। जो स्मॉल डी होता है वो बहुत छोटे चेंज को दिखाता है, मतलब चेंज ना के बराबर हो। जब टाइम में और कंसंट्रेशन में चेंज बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तो आप स्मॉल डी लिखते हो। तो इंस्टेंटेनियस में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा या ना के बराबर होगा, तो आप क्या लिख सकते हो? इंस्टेंट डी आर बाई डी टी, चेंज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट डी का मतलब है ना के बराबर, नेग्लेजिबल चेंज हो जब। और माइनस क्या डिनोट करता है? माइनस मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पर माइनस लिख लेना बेशक। तो डी आर क्या है? स्मॉल चेंज इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब ना के बराबर टाइम चेंज हो, पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट होगा वो क्या होगा? आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि जो d है वो हमेशा स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जब बहुत कम चेंज हो, ना के बराबर चेंज हो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d। नेक्स्ट देखो, यदि मुझे ग्राफ बनाना हो, मुझे क्या बनाना है? मान लो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मुझे निकालना हो बाय ग्राफ। तो देखो हमने ग्राफ खींचना है किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में और टाइम के बीच में। मैंने ग्राफ खींचा। मैंने क्या खींचा? ग्राफ। क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है, तो कैसा ग्राफ आएगा रिएक्टेंट का? ये ग्राफ आ जाएगा, ये रहा, ऐसे ग्राफ आ गया। तो आपको क्या करना है इस ग्राफ में? यदि आपको रेट निकालना है तो एक लाइन खींच लो। ये लाइन रही, जो ये लाइन खींची हुई ना मैंने, ये लाइन खींच ली। ये लाइन जहां भी काटती है, एक ए पे काटेगी और एक इस लाइन पे क्या काटेगी? बी पे। तो ऊपर कंसंट्रेशन आ जाएगी, एक नीचे क्या आ जाएगा? आपका टाइम, पर्टिकुलर टाइम टी दिया गया है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका ओ ए डिवाइड बाय ओ बी। मतलब जितनी ओ ए की वैल्यू है, मतलब जितना ये कंसंट्रेशन चेंज हुई, डिवाइड में टाइम, किसके बराबर आ जाएगा? आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ? एवरेज में बेटा, एवरेज में हमेशा दो टाइम होंगे, दो कंसंट्रेशन होगी, और उनके बीच में इंटरवल भी अच्छा होगा। मतलब जो टाइम के बीच में इंटरवल क्या होगा? अच्छा होगा, चेंज इन टाइम होगा। तो ये क्या लिखा देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज। मतलब एक लंबा टाइम का गैप लो। एक तो आप ये बोलो 5 बजे रिएक्शन की स्पीड कितनी थी, 5 घंटे बाद, तो हो गया इंस्टेंटेनियस। आपको हो गए 3 घंटे के टाइम में क्या स्पीड थी, तो 3 घंटे का टाइम इंटरवल बहुत हो जाता। जब टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा हो, टाइम का गैप बहुत ज्यादा हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालोगे वो क्या होगा? आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब टाइम का गैप ज्यादा हो तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाएंगे? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा जो है वो बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा आर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक लॉन्ग चेंज को। तो देखो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, बड़ी अमाउंट में। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम।
और डेल्टा किसको डिनोट करता है, ध्यान रखो, डेल्टा डेल्टा रिप्रेजेंट ए लार्ज चेंज। जब कोई चीज ज्यादा चेंज हो, जैसे वो कंसंट्रेशन है या टाइम है, तो आप डेल्टा यूज करते हो। क्या यूज करते हो आप, डेल्टा। इस पेज में कोई डाउट हो तो बताओ भाई। आपको कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आपको क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ग्राफ बनाओ आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में और टाइम में। आपने एक ग्राफ खींचा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में ग्राफ खींचा, तो ग्राफ आपका आ गया ऐसे, ये आपका आ गया ग्राफ। इसमें आपको दो रिएक्टेंट लेने हैं। कितने रिएक्टेंट लेने हैं अब, दो। मान लो T1 टाइम है तो रिएक्टेंट कितना हो गया, R1। और जब आपका टाइम T2 है तो आपका रिएक्टेंट कितना हो गया, R2। तो आपके पास दो टाइम है और दो आपके पास रिएक्टेंट है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। दो रिएक्टेंट है तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई दो टाइम है तो T2 माइनस T1। माइनस यहाँ ये डिनोट करता है कि आपका रिएक्टेंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में। आपको किसकी टर्म में करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास रिएक्टेंट है ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी बी, सी सी प्लस डी डी। मान लो ये आपकी एक रिएक्शन है, मैंने आपकी रिएक्शन मान ली है ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। तो ए प्लस बी ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया, और सी प्लस डी क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट। जो आगे स्मॉल है वो नंबर है, एक 2NH3 3NH3, जो आगे नंबर है ये स्मॉल ए है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन यदि मैं यदि मैं सिर्फ ए के बारे में बात करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके हो जाएगा, -1/a। जो आगे नंबर होता है वो 1 लिखना है, तो -1/a dA अपॉन dt। ये हो गया ए के बारे में। यदि मैं बी के बारे में लिखूंगा, बी के बारे में लिखूंगा तो क्या आएगा, 1/b dB अपॉन dt। सेम आएगा। यहां पर मैंने माइनस क्यों लगाया दोनों में, यहां पर माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग घटता है। आगे प्रोडक्ट में चलो, DC क्या हो जाएगा, 1/c DC अपॉन dt, 1/c DC अपॉन dt। प्लस का आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। dd क्या हो जाएगा, 1/d dd/dt। ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल में यूज होगी। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल बताता हूँ। न्यूमेरिकल देखो पहले, 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O, ये इक्वेशन है आपकी। इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, वो है 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये गिवन है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। और आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, यदि आपसे देखे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, 4 आगे है तो -1/4 आ गया dNH3/dt, 5 है तो 1/5 DO/dt। NO के बारे में बात आ गई, NO के बारे में तो 1/4 NO का मतलब 1/4 DNO/dt। 6 आ गया तो 1/6 DH2/dt। तो ये पहले सबसे पहले ये इक्वेशन बना लो। सबसे पहले क्या बनानी है बेटा, ये इक्वेशन। अब इक्वेशन में देखो आपको दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मतलब आपको दे रखा है DNO/dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब क्या है,
DNO/dt दे रखा है, और कितना दे रखा है DNO/dt, ये दे रखा है आपको 3.6 गुणा 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो आपको DNO/dt दे रखा है वो दे रखा है 3.6 गुणा 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है DH2O/dt। ये आपको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, आपको ये दोनों बराबर रखने हैं। देखो, आपको ये दोनों बराबर रखने हैं। एक बार बताओ, आवाज नहीं। आपको क्या बराबर रखने हैं? ये आपको ये बराबर रखने हैं। तो आपको DNO/dt दिया गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, वो दिया है 3.6 गुणा 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको DH2O/dt, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या करना है आपको? फाइंड आउट। तो इसमें आपको क्या करना है? ये दोनों फैक्टर लेने हैं, ये पूरी DNO की भी और DH2O की, ये बराबर रखनी है कि 1/4 DNO बाई किसके बराबर है? dt किसके बराबर है? DH2O/dt के बराबर है। तो यदि मैं इसको बराबर रख के यहाँ पर DNO/dt की वैल्यू पुट करूंगा तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? DH2O/dt की वैल्यू निकल जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, पहले देखो 1/4 DNO/dt किसके बराबर है? 1/6 DH2O/dt के बराबर है। 1/4 DNO/dt किसके बराबर है? 1/6 DH2O/dt के बराबर है। तो यहाँ किसकी वैल्यू रख दी मैंने? मैंने यहाँ वैल्यू निकालनी है DH2O/dt की, तो 6 उस तरफ चला जाएगा। तो DH2O/dt जो है वो बराबर हो जाएगा 6/4 DNO/dt के। तो DH2O/dt किसके बराबर हो जाएगा? DH2/dt 6/4 DNO/dt कितना दिया हुआ है? 3.6 10⁻³ तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 5.4 गुणा 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये निकलाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बेटा आज यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो।